पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे जल विद्युत देखे थे और जल विद्युत के अंतर्गत जो है जल विद्युत देखे थे और जल विद्युत फिर बायोगैस, ये कैसे जल से विद्युत यानी पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है, इसका क्या फार्मूला है। तो टरबाइन और जनरेटर, तो उस वीडियो में जो टरबाइन और जनरेटर है उस टरबाइन और जनरेटर को समझ लीजिएगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है पवन ऊर्जा होगा और ताप विद्युत, ये कैसे पवन ऊर्जा यानी हवा से बिजली यानी हवा से ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, और फिर थर्मल पावर यानी ताप विद्युत, ताप से यानी हीट से कैसे बिजली बनाई जाती है। तो जितने भी आप देख रहे हैं कि भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सबका एक ही फार्मूला पर सबसे जो है एक ही फार्मूला से बिजली बनाई जाती है। तो आप यदि जल विद्युत वाला उसका टरबाइन और जनरेटर देख लेंगे तो ये सब वीडियो आपको समझने में आसानी होगी। और जो नए लोग होंगे, जो नए लोग हैं चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलते रहे। पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ताप विद्युत। क्यों? क्योंकि जल विद्युत में आपको हम बताए थे दो चीज़, एक टरबाइन और जनरेटर। तो टरबाइन कैसे काम करता है, जनरेटर कैसे काम करता है, फैराडे के नियम के हिसाब से जो जनरेटर से बिजली उत्पन्न होती है कैसे होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना ये सब वीडियो समझने में आपके लिए आसानी होगी। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं हम लोग ताप विद्युत यानी थर्मल पावर और पवन ऊर्जा। देखिए ताप विद्युत कैसे बनाया जाता है। ताप विद्युत में कोयला हो, पेट्रोलियम हो या प्राकृतिक गैस हो, उसको जलाकर हीट प्राप्त किया जाता है और उसी हीट से बिजली बनाई जाती है। तो बिजली बनाने के इस फार्मूले को हम लोग समझेंगे कि देख रहे हैं कि ये थर्मल पावर है, बाहर से दिख रहा है लेकिन बाहर से समझ में नहीं आ रहा है कि बिजली कैसे बनती है। तो एक डायग्राम के हिसाब से आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे कि थर्मल पावर में बिजली कैसे बनती है। देखिए यहाँ पर कोयला, ये कोयला है, यहाँ से कोयला सप्लाई होता है और जाता है बॉयलर में। यहाँ बॉयलर में जाने के बाद यहाँ आग लगता है, हीट होती है और हीट होने के बाद जो है यहाँ पर बॉयलर रहता है। तो यहाँ पर पानी क्या होता है, ये गर्म होता है और पानी जैसे ही गर्म होता है, पानी गर्म होने के बाद जो है भाप इससे होते हुए पास होते हुए यहाँ पर आता है। आते आते यहाँ पर जो लगा हुआ है टरबाइन, देख रहे हैं ये टरबाइन, जो आपको पिछले वीडियो जल विद्युत में आपको हम बताए थे टरबाइन घूमती है। टरबाइन क्या है, एक तरह से पंखा है। तो पंखा पर पानी गिरेगा तो घूमेगा, पंखा पर भाप प्रेशर लगाएगा, जिस तरह आपके कुकर में सीटी, तो भाप प्रेशर लगाता है तो सीटी उतना वजनदार होता है फिर भी वो ऊपर उठ जाता है। तो उसी तरह ये भाप प्रेशर लगा रहा है, तो भाप जब प्रेशर लगाता है इस टरबाइन पर तो टरबाइन क्या होता है, ये घूमने लगता है। और जैसे दोनों तरफ टरबाइन लगा हुआ है, एक इधर एक इधर, तो जैसे इस पर भाप होता है, भाप जाता है तो भाप का प्रेशर से वो टरबाइन घूमने लगता है। और जैसे टरबाइन घूमता है तो ये टरबाइन जुड़ा हुआ रहता है जनरेटर से, टरबाइन जुड़ा हुआ रहता है जनरेटर से। जो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जनरेटर कैसे काम करता है, वो फैराडे के नियम के तहत, यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में चालक को हम घुमाएं तो उसमें क्या होता है कि विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है। तो इसी तरह यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र से बनाया जाता है, चुंबक से बनाया जाता है और फिर कॉइल लपेटा जाता है इस पे, और वो चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या करते हैं कि उस कॉइल को घुमाते हैं। कॉइल तो यानी जैसे टरबाइन पर पानी गिरेगा या भाप गिरेगा, क्योंकि यहाँ थर्मल पावर है तो भाप उसको क्या करता है, घुमाता है। तो वो टरबाइन के जो रड होता है, टरबाइन के रड से जुड़ा हुआ रहता है कॉइल यानी चालक, वो जब घूमने लगता है तो चुंबकीय क्षेत्र रहता है और इस तरह से विद्युत प्रवाहित होने लगता है, विद्युत बनने लगता है। और ये विद्युत क्या करता है कि ये फिर देखिए ये कंडेंसर है, यानी भाप यहाँ जैसे आता है तो ये भाप पानी बनकर यहाँ से गिर जाता है, फिर से ये भाप पंप के द्वारा जो है ये पानी को फिर से पंप से खींच कर, ये तो खैर टेक्नोलॉजी है कि हम पानी को बर्बाद नहीं होने दें, फिर उस पानी का यूज कर लें। तो पानी को पंप से खींचकर फिर इसमें बॉयलर में डाल दिया जाता है, बॉयलर गर्म होता है, फिर ये प्रोसेस चलते रहता है। और जब कभी पानी की कमी होती है तो बॉयलर में बाहर से पानी डाल दिया जाता है। तो ये जनरेटर में बिजली जैसे उत्पन्न होती है और इसको ट्रांसमीटर लाइन से देख रहे हैं कि ये तार से निकालकर ये 3 फेज निकल गया, जो भी है अब वो तो फिजिक्स का चीज़ है। तो ये 3 फेज निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जाता है और फिर जाके आपके घरों तक ट्रांसफार्मर के द्वारा लो वोल्टेज करके उसको भेजा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये थर्मल पावर से कैसे बिजली बन रहा है ये समझ गए होंगे। तो अब इससे संबंधित कुछ जीके है उसको हम लोग जान लेते हैं।
देखिए, ताप विद्युत को बढ़ावा देने के लिए जो है ना भारत सरकार क्या किया, एनटीपीसी को बढ़ावा दिया, एनटीपीसी का गठन किया। और ये एनटीपीसी जो है ये देश का कुल 61.5% थर्मल पावर यानी ताप से विद्युत निर्माण करता है। और एनटीपीसी का पहला उत्पादन, फर्स्ट उत्पादन जो है ये सिंगरौली में किया हुआ था। सिंगरौली, ये सिंगरौली कहाँ है, एमपी में है, सिंगरौली में हुआ था। और देश में ताप विद्युत का जो क्षमता है, ताप विद्युत क्षमता जो है, ताप क्षमता हमारे देश में कुल मिलाकर 2,33,171 मेगावाट का है। और जो कि ये 61% सिर्फ ये थर्मल पावर से विद्युत का उत्पादन होता है। यानी जितना भी हमारे देश में बिजली बन रही है, ऊर्जा का ज़रूरत होता है, उसके हिसाब से 61% जो है इसी थर्मल पावर से होता है। और इस थर्मल पावर जितना भी है, अधिकतर थर्मल पावर में क्या है कि कोयले से ही जलाया जाता है। हालांकि कोयला हो, पेट्रोलियम हो या फिर प्राकृतिक गैस हो, तो यानी कोयला से जितना भी संयंत्र है, इसमें जितना भी थर्मल पावर है, इस थर्मल पावर के अंतर्गत जो है ना 23 ऐसे संयंत्र हैं जिसमें जो है कोयला के द्वारा ताप प्राप्त किया जाता है और उस ताप से फिर बिजली का निर्माण होता है। ताप उत्पादन की बात करें तो ताप उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी राज्य है हमारा महाराष्ट्र, ये प्रथम स्थान पर है। महाराष्ट्र ये प्रथम स्थान पर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। दूसरे स्थान पर यूपी है, तीसरे स्थान पर गुजरात है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, तो ये है। और सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा ताप विद्युत का निर्माण करता है। तो ये था ताप विद्युत। अब देख लेते हैं हम लोग इसी में कि पवन ऊर्जा, पवन से कैसे बिजली का निर्माण होता है, पवन से विद्युत का निर्माण कैसे होता है। अब देखिए, पवन ऊर्जा यानी पवन से कैसे बिजली बनाई जाती है, पवन से ऊर्जा कैसे प्राप्त किया जाता है। यानी पवन ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो प्राचीन काल से ही, यानी ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है और ये प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में पवन से ऊर्जा का काम लिया जाता था, पवन से काम लिया जाता था। जैसे कि आपका कोई अनाज पीसने का काम हो या फिर ट्यूबवेल यानी कुआं वगैरह से भूमिगत जल को बाहर निकालने में हो, ये पवन ऊर्जा का उपयोग प्राचीन काल में लिया जा रहा था। या फिर जो है इस पवन ऊर्जा से जो ये पानी वाला जो जहाज होता है उसमें पर्दा वगैरह लगा दिया जाता है और हवा के दिशा में जाने में ये मदद करता है। तो लेकिन ये आधुनिक युग में अभी हाल फिलहाल में इसका यानी कुछ वर्षों से 100-200 वर्षों से क्या कर रहा है कि इस पवन से जो है बिजली बनाई जाती है। और पवन से बिजली कैसे बनाई जाती है, देख रहे हैं कि इसमें ब्लेड लगा हुआ है और ये एक खंभे से जुड़ा हुआ है पंखा ब्लेड। और हम लोग देखे होंगे कि बच्चा में जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे कि हम लोग ताड़ पत्ता वाला में क्या करते थे कि बबूल का या खजूर का कांटा को भोग देते थे घुसाकर और उसमें घिरनी बनाते थे हम लोग और हवा के दिशा में रखते थे, उधर से हवा आती थी तो क्या होता, हवा लगता था तो वो रन 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 पूरा घूमता था। तो सेम कंडीशन इसमें भी है, ये ब्लेड घूमने का। तो ब्लेड जिस तरह पंखे का ब्लेड है इसी तरह बड़े बड़े ब्लेड होते हैं इसमें। और ये पंखे पर इस ब्लेड पर जो जैसे ही हवा पड़ता है तो वो क्या होता है, घूमता है। और जैसे कोई चीज़ घूम गया तो हम उसको क्या करेंगे, टरबाइन से जोड़ देंगे और टरबाइन को जनरेटर से जोड़ देंगे। टरबाइन घूमेगा और टरबाइन के बाद क्या होगा, जनरेटर घूमेगा। तो इस तरह बिजली बन सकती है। तो देख रहे हैं कि ये ब्लेड है और ब्लेड में जैसे हवा होता है तो ये रोटर है यानी घूमने वाला है। और ये लो स्पीड शाफ्ट है यानी शुरू में ये क्या होता है कि कम स्पीड में घूमता है यानी स्पीड तो पकड़ने के लिए लगेगा ही। और फिर यहाँ ये जुड़ा हुआ रहता है ग्रेड बॉक्स, ये गियर बॉक्स रहता है। गियर बॉक्स जिस तरह हमारे बाइक वगैरह में गियर रहता है, ज़्यादा स्पीड होने पर उसको हम लोग और 4 गियर या 3 गियर लगाते हैं ताकि हल्का हो जाए। तो इसमें गियर बॉक्स रहता है और ये जनरेटर लगा हुआ है। जनरेटर जैसे ही ये ब्लेड घूम गया, ब्लेड यानी ये टरबाइन का काम किया। जिस तरह हम लोग जल विद्युत में देखे, जिस तरह हम लोग ताप विद्युत में देखे कि टरबाइन का काम यहाँ कौन कर रहा है, ब्लेड कर रहा है। और ये जैसे ही घूमा तो ये जनरेटर जुड़ा हुआ है और इसी में जो है जनरेटर में हाई स्पीड शाफ्ट लगा रहता है। हाई स्पीड किसको कहते हैं, शाफ्ट। जैसे कि आप लोग गेहूं पीसने वाला जो इंजन होता है, चक्की नहीं, चक्की जिससे जुड़ा हुआ रहता है इंजन में, उसमें देखिएगा गोल जैसा बना हुआ रहता है एकदम लोहे का शाफ्ट। वो क्या करता है
कि स्टार्ट होने के बाद, यानी गेहूं के चक्के से जो फीता से इंजन से जोड़ा जाता है, वो शाफ्ट इसलिए रहता है कि वो बैलेंस करे, यानी वो जैसे घूमेगा, शुरू में वो बल लगता है और जैसे वो चक्का घूमने लगता है तो चक्का का जो एक फोर्स है घूमने का, जिसको शाफ्ट कहते हैं, वो घूमने के बाद क्या होगा कि इंजन को कम दबाव लगेगा, कम ताकत लगेगा, इसलिए शाफ्ट यहाँ लगा दिया जाता है कि जैसे ही स्पीड पकड़ लेता है तो इस ब्लेड को घूमने में ज़्यादा मदद करता है। और ये टावर पर खड़ा है, देख ही रहे हैं, तो इसमें जनरेटर हो गया, तो यहाँ से इसकी बिजली उत्पादन शुरू हो जाती है। तो अब देखिए पवन ऊर्जा से संबंधित कुछ जीके है, इसको हम लोग जान लेते हैं कि इसका उपयोग तो जान रहे हैं, उपयोग क्या है, पानी जहाज चलाने में हो जाए, जहाज चलाने में, अनाज पीसने में, अनाज पीसने में, फिर जो है भूमिगत जल ऊपर लाने में, यानी जो कुआं वगैरह है तो भूमिगत जल खींचने में, खींचने में, और फिर अब विद्युत निर्माण में, ये मेन है विद्युत निर्माण में, जो आजकल अब बिजली भी बनाई जा रही है इससे। तो ये हो गया। इसका लाभ क्या है इससे कि ये पवन ऊर्जा है, ये जो चक्की है इसको घूमने के लिए कम से कम 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चाहिए हवा का, और यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा का हवा कम रहता है तो फिर ये ज़्यादा सक्सेसफुल उस क्षेत्र में नहीं होता। जहाँ पर कंटिन्यू लगातार 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड कम से कम में चलता है, मिनिमम 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहाँ वो क्षेत्र पवन ऊर्जा उपयोग के लिए, पवन ऊर्जा निर्माण के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। तो लाभ क्या है कि पवन सर्वव्यापी है, नहीं, पवन सभी जगह मिलता है, तो इसलिए आसानी से लगा सकते हैं। ये क्या है, सस्ता है, सस्ता, यानी एक बार हम लगा दिए तो फिर ज़्यादा इसमें खर्च, कोई चीज़ खर्च ही नहीं होता है। तीसरा है ये असमाप्य है, असमाप्य मतलब कि ये कभी समाप्त ही नहीं होगा। हवा समाप्त होगा तो पवन ऊर्जा समाप्त होगा, तो हवा जब समाप्ति हो जाएगा तो फिर हम लोग फिर जिंदा तो नहीं रहेंगे। कहने का मतलब कि हवा असमाप्य होने के कारण ये क्या है, नवीकरणीय है, नवीकरणीय स्रोत है, यानी ये इसको हम रेन्यूअल कर सकते हैं, नवीकरणीय कहें या नवीकृत कहें, कि इसको एक ही हवा से बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं। और एक ही ब्लेड जो है, यानी एक ही जो आपका ये टावर है, एक टावर में 3 ब्लेड रहता है, और जहाँ पर पवन ऊर्जा बनाई जाती है, पवन से बिजली बनाई जाती है, वहाँ एक कतार में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पवन का खंभा लगाया जाता है, पवन का ये आपका टावर लगाया जाता है। तो ये था कुछ लाभ, लेकिन इसमें कुछ हानि भी है। हानि क्या है कि देखिएगा आपका जो सीलिंग फैन वगैरह, कोई फैन घूमता है तो घूमने के क्रम में जो ना 3 ब्लेड होता है, तो तीनों ब्लेड कॉमन रूप से मिल जाता है, वो अलग अलग आपको नहीं दिखेगा। तो उसी तरह जब ये घूमता है तो जो पक्षी बैठने वाला होता है, पक्षी उड़ने वाला होता है, वो सोचता है क्या कि वो तो उतना तो बुद्धिजीवी है नहीं कि ये घूम रहा होता है, वो बैठने के लिए जाता है और तब तक वो कट मर जाता है। तो ये इसका एक हानि है कि जो पक्षी है, पक्षियों के लिए ये खतरनाक है, खतरा है, पक्षियों के लिए खतरा है। और दूसरी बात क्या है कि ये दूर संचार में, रेडियो दूर संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है, रेडियो दूर संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है। व्यवधान का मतलब क्या हो गया कि रुकावट पैदा करता है, ये फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे कि हम लोग बच्चे में भी जब रेडियो बजाते थे तो जब लाइट वगैरह आ जाती थी, बिजली आ जाती थी, तो क्या होता था, रेडियो करकराने लगता। क्यों कि लाइट क्या करता है, उस फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करता है। उसी तरह जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको ये डिस्टर्ब करता है, क्योंकि बार बार उसमें आवाज़ होता है या फिर फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करता है। तो ये कुछ लाभ और हानि है। हमारे देश में पवन ऊर्जा का क्या दायरा है उसको देख लेते हैं हम लोग, विश्व में क्या दायरा है वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अग्रणी उत्पादक देश कौन है विश्व में? अग्रणी उत्पादक देश, यानी जो पवन ऊर्जा का उत्पादक देश है सबसे ज़्यादा नीदरलैंड है। नीदरलैंड हो गया, जर्मनी, डेनमार्क, USA, ये ऐसे देश हैं कि फिर एक चीन भी है, भारत भी है। तो ये सभी देश जो है, जितना भी पवन ऊर्जा का निर्माण होता है, ये कुल मिलाकर 80% यही लोग पवन ऊर्जा का निर्माण करता है। यानी पूरे विश्व में जितना पवन ऊर्जा का निर्माण होता है, कुल मिलाकर यही देश, इतना ही देश मिलकर 80% पवन ऊर्जा का निर्माण करता है। और भारत में जो है पवन ऊर्जा, भारत में स्थिति क्या है कि ये जाके आपका तमिलनाडु हो गया, फिर जाके गुजरात हो गया, गुजरात सबसे अधिक तमिलनाडु में होता है, गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र, केरल,
ये सभी क्षेत्र में। तो भारत का सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण तमिलनाडु में होता है और ये जो है इसकी क्षमता लगभग 9280 मेगावाट के लगभग में है, 9280 मेगावाट, और ये जो है 7360 मेगावाट के आसपास। तो दूसरे स्थान पर गुजरात है। और एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा परियोजना जो है ये गुजरात में ही चल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा पवन परियोजना गुजरात में चल रहा है। गुजरात के यानी गुजरात का जो कच्छ वाला क्षेत्र है, कच्छ वाला क्षेत्र में है, और जहां पर कि अकेले 1100 मेगावाट का बिजली वहां बनेगा पवन ऊर्जा से। एक चीज और है कि एशिया का सबसे बड़ा, अभी वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा पवन फॉर्म जो है, सबसे बड़ा पवन फॉर्म, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पवन फॉर्म ये आंध्र प्रदेश के मुप्पनडल में है, मुप्पनडल में आंध्र प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश का मुप्पनडल में एशिया का सबसे बड़ा पवन फॉर्म है। समझ सकते हैं कि भारत में जो है पवन ऊर्जा एक तरह से कहें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजता है, यानी उत्पादित होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये पवन ऊर्जा और ताप विद्युत ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा के तरह ही समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद ये भी करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी भी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।